हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉइंट बायोलॉजी। तो आज ये हमारी तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम थ्योरी एंड लॉ और रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे दो और वीडियोस हैं चैप्टर नंबर 2 पर 9th क्लास की बायो की, तो आप उसको विज़िट कर सकते हैं। तो आज की इस टॉपिक में हम थ्योरी और लॉ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम थ्योरी की बात करें कि व्हाट इज़ थ्योरी, सो इफ़ हाइपोथेसिस इज़ फाउंड करेक्ट देन इट बिकम ए थ्योरी। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि एक सीरीज़ ऑफ स्टेप है जिसकी मदद से हम कोई ना कोई किसी भी प्रॉब्लम का रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, इफ़ रिजल्ट कम्स ट्रू या फिर हम उसे कहते हैं हाइपोथेसिस कम्स ट्रू देन इन बिकम अ थ्योरी। एंड थ्योरी ऐसी एक कंसेप्ट है जिसको बहुत सारी एविडेंस की ज़रूरत होती है, यानी कि आपने इसको जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए हैं वो सारे रिज़ल्ट आपके आपके हाइपोथेसिस के हिसाब से आने चाहिए। बार बार आप ट्राई करोगे तो सेम रिज़ल्ट आना चाहिए। ठीक है, इट इज़ थ्योरी। और थ्योरी में एक ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है। इसका मतलब ये है कि आप थ्योरी को चेंज कर सकते हो इफ़ यू फाइंड अ बेटर एविडेंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल में है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो डार्विन ने कहा था कि जो इंडिविजुअल है वो इन्वायरमेंट क्या करता है उसको सेलेक्ट करता है, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। सो ये जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, जितना हमें एविडेंस मिलता है, जितना हमें फॉसिल्स से मिलता है या फिर किसी भी तरीके से केमिकली जो एविडेंस मिलता है, उस एविडेंस की बुनियाद पर इस थ्योरी को चेंज किया जा सकता है अगर बेटर एविडेंस मिले तो। ठीक है, तो थ्योरी थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, इसमें चेंज की गुंजाइश होती है। जबकि हमारे पास जो सेकंड है वो है लॉ और प्रिंसिपल। A theory that has been verified and appear to have wide application may become biological principle or law। ठीक है, जो कि कंप्लीट वेरीफाइड हो और अपने गिवन कंडीशन में ये बार बार करेक्ट साबित हो जाए। ठीक है, इसमें मज़ीद चेंजेस की कोई गुंजाइश ना हो तो वो बन जाता है लॉ। और फॉर एग्जांपल मैं इसके एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जॉर्ज मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जीन के हवाले से। ठीक है, इनहेरिटेंस के हवाले से। तो उसने दो ला दिया था, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो उसके गिवन कंडीशन में, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में हमेशा जो है ना रिजल्ट मेंडल्स के लॉ के हिसाब से आते हैं। आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते जिस कंडीशन में मेंडल्स ने कहा था कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ठीक है, तो ये लॉ बन जाता है, इट कैन नॉट बी चैलेंज। ठीक है, तो ये एक थ्योरी से बेटर कंसेप्ट है और थ्योरी को आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, लेकिन लॉ में आप में चेंजेस की गुंजाइश नहीं होता। आप उसके गिवन कंडीशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। द कलेक्शन ऑफ फैक्ट और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा एंड data is then organized by using table and graphs to predict on the basis of data is called analysis। ठीक है, तो एनालिसिस क्या होता है, आप कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से। ठीक है, या उसके बारे में आप चीज़ें जब इकट्ठी करते हो तो उसे डेटा कहते हैं। और उस डेटा को आप ग्राफ की मदद से, टेबल की मदद से उसको ऑर्गेनाइज करते हो। ठीक है, और उसकी बुनियाद पर आप कोई ना कोई एनालिसिस करते हो, कोई ना कोई उसका हल निकालते हो, तो उसको कहते हैं डेटा एनालिसिस। ठीक हो गया। और डेटा एनालिसिस करने के लिए दो चीज़ों की बड़ी ज़रूरत होती है, या दो हम मैथमेटिकल टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। एक को कहते हैं रेशो और दूसरे को कहते हैं प्रोपोर्शन। ठीक हो गया। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ रेशो। द कंपेरिजन ऑफ वन नंबर टू अनदर नंबर इज कॉल्ड रेशो। ठीक है, मैथ्स में आप अक्सर पढ़ते हैं इसको कि दो नंबर के बीच में अगर आप कंपेरिजन करोगे, कंपेयर करना है उन दो नंबर को, तो उसे कहते हैं रेशो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक फ्लावर है, रेड फ्लावर है, उसकी तादाद है 105, और एक वाइट फ्लावर है, उसकी तादाद है 35। ठीक है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो फिर मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या है, 3:1, जो सिंपलेस्ट रेशो है। यानी मेरे पास अगर एक वाइट फूल है तो उसके मुकाबले में मेरे पास 3 रेड फूल होना चाहिए। ठीक है, तो ये इन दोनों को रेशियो है, यानी कि 3 गुना ज़्यादा है रेड फ्लावर मेरे वाइट के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह आप रेशियो निकाल सकते हो दो नंबर का कि किस हिसाब से ये किसी पॉपुलेशन में है या उस डिजीज़ में क्या क्या चीज़ें जो आपको मिल रहा है वो किस रेशो में। ठीक हो गया। जबकि सेकेंड थिंग हमारे पास है प्रोपोर्शन। टू इक्वल रेशो ज्वाइन बाय साइन इक्वलिटी फॉर्म ए प्रोपोर्शन। जब आपके पास दो रेशो नंबर्स हो, नंबर्स ऑफ रेशो हो, तो इसको इक्वलिटी साइन से जब आप मिलाते हो तो ये कहलाता है
प्रोपोर्शन। मिसाल के तौर पर मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ 30 स्पेरोज़ का, जिस तरह मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हम काज़ ऑफ मलेरिया मालूम कर रहे थे, तो उसमें हमने यही चीज़ किया था कि 30 स्पेरो को लेता हूँ, ठीक है, और इसको मॉस्किटो से बाइट करवाता हूँ। तो इसमें से 24 जो स्पेरो है उसको मलेरिया हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक रेशो हो गया, ठीक है। 30 को मैंने कटवाया, उसमें से 24 को मलेरिया हो गया। तो अगर मैं 100 स्पेरो को कटवाऊँगा मच्छर से या मॉस्किटो से, तो कितने को मलेरिया होगा, ठीक है। तो आपको पहला रेशियो दिया हुआ है 30:24 और सेकंड में आपके पास 100 है, ठीक है। तो जो आपने मालूम करना है वो क्या है, x है, ठीक है। तो इसकी मदद से, दो रेशियो की मदद से जो अननोन आपके पास रेशियो है वो आप इसको मालूम कर सकते हो, प्रोपोर्शन कहलाता है। तो यहाँ पर मेरे पास ये होगा कि मेरे पास ये रेशियो बन रहा है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि अगर मेरे पास 30 स्पेरो है, उसमें से 24 को मलेरिया हो रहा है, तो 100 स्पेरो में से कितने को होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको सोल्व करूँगा, मैथमेटिकल फार्मूला आपको पता होगा प्रोपोर्शन का। सो मेरे पास जो x आता है वो आता है 80, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 100 में से 80 को क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, अगर मैं उसको मॉस्किटो से कटवाऊँगा। यानी मैंने पहले रेशो को देखकर दूसरे का जो है ना रेशो मालूम किया। तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शन और इसको इक्वलिटी साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद, अब मैंने अभी कहा कि डेटा एनालिसिस क्या होता है, डेटा कलेक्शन क्या होता है, रेशो क्या है और प्रोपोर्शन क्या है। सो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों मैंने इसको यहाँ पर शामिल किया है आपकी इस लेक्चर में, चैप्टर नंबर 2 में, आपके बुक में भी शामिल है, तो क्यों इसको वहाँ पर शामिल किया है, हम इसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि डेटा एनालिसिस की मदद से आप किसी भी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट साबित कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो और उसको कन्फर्म भी कर सकते हो, ठीक हो गया। यानी कि एक हाइपोथेसिस है, तो आप इस डेटा की मदद से, डेटा एनालिसिस की मदद से, डेटा कलेक्शन की मदद से, रेशो प्रोपोर्शन की मदद से उसको रिजेक्ट, मॉडिफाई या फिर कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। हम देखेंगे कि हम किस तरीके से रिजेक्ट कर सकते हैं एक हाइपोथेसिस को। फॉर एग्जांपल, हमने अपने पहली वीडियो में कहा था कि मार्शी एरियाज़ में मलेरिया होता है, जो लोग मार्शी एरियाज़ में रहते हैं उनको मलेरिया होता है। तो इसके हिसाब से हमने हाइपोथेसिस ये बनाया कि मार्शी वाटर काजेस मलेरिया, ठीक है। अब इस चीज़ को मैंने साबित करना है कि क्या वाकई में मार्शी वाटर की वजह से होता है, ठीक है। क्योंकि जो मैंने देखा, ऑब्जर्वेशन की, वो यही था कि मार्शी वाटर में जो लोग होते हैं उनको मलेरिया होता है। तो मैंने एक हाइपोथेसिस बनाई इससे। तो अब इसको मैंने टेस्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो 20 लोगों को मैंने मार्शी वाटर पिलाया जहाँ पर मलेरिया होता था, ठीक है। उस पानी को मैंने पिलाया। सो नो वन सफ़र्ड फ्रॉम मलेरिया, किसी को भी मलेरिया नहीं हुआ। तो मैंने जो हाइपोथेसिस बनाया था मार्शी वाटर काजेज मलेरिया, वो क्या साबित हो गया, अब यहाँ पर रिजेक्टेड हो गया। बिकॉज अगर ये चीज़ सही होता, ठीक है, ये हाइपोथेसिस अगर ट्रू होता है कि मार्शी वाटर को पीने से मलेरिया होता है, तो इन 20% को होना चाहिए था, किसी को भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये जो हाइपोथेसिस है रिजेक्ट हो गया। सो आप डेटा एनालिसिस की मदद से, डेटा कलेक्शन की मदद से आप किसी भी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड हमने बात की थी, मॉडिफाइंग हाइपोथेसिस। तो आफ्टर रिजेक्शन ऑफ मार्शी वाटर कास्ट मलेरिया, हाइपोथेसिस वाज मॉडिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अदर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये तो हमने कहा कि रिजेक्ट हो गया क्योंकि 20 लोगों ने पिया, किसी को मलेरिया नहीं हुआ। तो इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की और हमने क्या बनाया, जो नेक्स्ट हमारे पास हाइपोथेसिस, तो वो ये था कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। और इस चीज़ को हमने बाकायदा पहली वीडियो में साबित किया था, ठीक है। आप उसको विजिट कर सकते हो। अब इसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो कंफर्मिंग हाइपोथेसिस। किसी भी हाइपोथेसिस को कंफर्म करने के लिए आप डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हमने ये कहा था कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए 20 मलेरिया पेशेंट है, उनके खून को चेक किया। तो उनके खून में हमने देखा कि प्लाज्मोडियम, जिनको मलेरिया हुआ था उनके खून में प्लाज्मोडियम होना चाहिए था। तो हमने 20 को चेक किया, तो 20 के 20 के खून में क्या मौजूद था, प्लाज्मोडियम मौजूद था। और हमने हेल्दी जो 20 ह्यूमन है जिनको मलेरिया नहीं हुआ था उनके खून को चेक किया, तो उनमें से किसी के अंदर भी प्लाज्मोडियम नहीं था। तो इस चीज़ से ये कंफर्म हो गया कि प्लाज्मोडियम ही है जो कि मलेरिया को काज करता है, ठीक होगा। तो इस तरह आप हाइपोथेसिस को डेटा एनालिसिस की मदद से कंफर्म भी कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। इसमें यही चीज़ें थी, डिस्कस थी, हमने इसमें से हर एक कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया है। तो इसके हवाले से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई आपको टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट में हमें सवाल, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर के जो कंसेप्ट है उसकी हम वीडियो जल्दी अपलोड कर सकें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।